हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25 और 26। ओके। और आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये ऐसे चार फंडामेंटल राइट्स हैं जो रिलीजियस फ्रीडम्स के लिए गिवन हैं। ओके। सो एक बार मैं आर्टिकल 25 से 28 का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि जब भी आप इन्हें पढ़ें तो आप रिलेट कर पाएँ। देखिए, ये चारों ही आर्टिकल रिलीजियस फ्रीडम या लिबर्टी की बात करते हैं, लेकिन ये चारों आर्टिकल्स डिफरेंट हैं बिकॉज हर आर्टिकल में रिलीजन को लेके या फेथ को लेके जिस फ्रीडम की बात हुई है वो डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअल्स को गिवन है, ठीक है। यानी इंडिया में जो भी व्यक्ति है उसे लिबर्टी या फ्रीडम है अपने फेथ, अपने रिलीजन को चुनने का, ओके, और उसे फैलाने का, ठीक है। तो एवरी इंडिविजुअल इज फ्री, ओके, टू चूज़ हिज और हर फेथ, रिलीजन, ओके, एंड टू प्रोफेस, मतलब समाज में अपने रिलीजन को बताने का अधिकार है और उसे समाज में फैलाने का हक है। अपने धर्म और अपने फेथ की अच्छी बातें बताना और दूसरों को कन्विंस करना। सो इन बातों की आज़ादी आर्टिकल 25 देता है। 26 जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात करता है, यानी कि अगर कोई धार्मिक समूह या कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो उन्हें फ्रीडम है, ओके, दे हैव द फ्रीडम टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स, ओके। आर्टिकल 27 जो है वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम टैक्सेशन, यानी जो स्टेट है वो रिलीजन के ऊपर किसी भी तरह के टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकता, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स हैं उनके किसी कंपोनेंट पे टैक्स नहीं इम्पोज की जा सकते। इवन जो भी रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं ये इनकम टैक्स एक्ट के बाहर आते हैं। अब अगर मैं बात करूं आर्टिकल 28 की, तो आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको एडमिनिस्टर और उसको इस्टेब्लिश गवर्नमेंट या स्टेट ने किया है, यानी कोई भी सरकारी संस्था, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती। और अगर कोई ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो प्राइवेट किसी प्राइवेट प्लेयर ने इस्टेब्लिश किया है और वही प्राइवेट प्लेयर उससे एडमिनिस्टर कर रहा है पर वो स्टेट के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, तो ऐसे कॉलेज में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं पर वो मैंडेटरी नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो किसी रिलीजियस ट्रस्ट के फंड से बने हों या किसी धार्मिक समूह के फंड से बने हों, अगर उन्हें सरकार चलाती है, ठीक है, अगर इवन इफ़ द गवर्नमेंट एडमिनिस्टर इट, यानी सरकार उसे चलाती है पर उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी रिलीजियस ट्रस्ट या फिर रिलीजियस समूह के फंडिंग से हुई है, और अगर उन्हें लगता है कि वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना ज़रूरी है तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं और वो फॉलो करने के लिए मैंडेटरी भी हो सकती हैं। सो आर्टिकल 25 इंडिविजुअल्स के लिए है, 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन के रिस्पेक्ट में है, 27 फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम टैक्सेशन है और 28 हमें प्रोवाइड करता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो मोटा मोटा ये समरी है। अब हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखते हैं 25 को। देखिए, 25 की जो लैंग्वेज है वो कहती है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। यहाँ पे चार वर्ड यूज हुआ है, कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। तो पहले हम इनका मतलब समझते हैं। अगर मैं कॉन्शियंस के लिटरल मीनिंग की बात करूँ हिंदी में तो वो होता है अंतःकरण, ठीक है। यानी अंतःकरण का अर्थ ये होता है कि जो आपके हिसाब से ठीक है, ठीक है, यानी जो आपके मन को ठीक लगता है, ओके। प्रोफेशन का मतलब होता है सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, यानी अगर आप अपने बारे में कोई बात किसी को बताते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोफेस करना। यानी अगर आपका जो भी फेथ है, जो भी रिलीजन है, ठीक है, अगर अपने फेथ रिलीजन को आप समाज में किसी व्यक्ति को बताते हैं
तो आप अपने फेथ या रिलीजन को प्रोफेस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जो भी आपका फेथ और रिलीजन है उसमें आपके वर्शिप के जो भी तरीके हैं, ठीक है, जो भी मेथड्स हैं, जो भी आपके रिचुअल्स हैं, ठीक है, अगर आप उनको जो भी रीति रिवाज है उनको पूरा करने का, वो आपके प्रैक्टिस के अंदर आता है। प्रोपगेशन का मतलब होता है फैलाना, प्रचार करना, ठीक है। अगर आप अपने रिलीजन या फेथ को समाज में लोगों को बताते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं कि आपके रिलीजन या आपके फेथ में क्या अच्छी बातें हैं, और अगर आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट या अपने फेथ को प्रोपोगेट कर रहे हैं तो यही प्रोपोगेशन है। अब इन चारों चीज़ों को मिला दीजिए। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस कहता है कि हर व्यक्ति को, भारत में हर व्यक्ति को ये आज़ादी है कि वो अपने मन मुताबिक जो उसे ठीक लगे वो फेथ या रिलीजन वो चुन सकता है। उसे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, यानी वो अपने धर्म, अपनी आस्था को लोगों को बता सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब है कि जो भी उसके धर्म के रीति रिवाज हैं उनके हिसाब से उसे स्वतंत्रता है कि वो अपने रिचुअल्स और पूजा पाठ को पूरा करे। प्रोपगेशन का मतलब है कि वो अपने धर्म की अच्छी बातें बताकर समाज में उसे फैला सकता है, बाकी लोगों को भी अपने धर्म या अपने फेथ का हिस्सा बना सकता है अगर वो बनना चाहे तो। यानी कि भारत में हर व्यक्ति को ये आज़ादी है कि वो अपने मन मुताबिक अपना धर्म, अपना फेथ चुन सकता है, उसको लोगों में बता सकता है, यानी अपने फेथ को लोगों में जाहिर कर सकता है, अपने रिचुअल्स और उसके जो भी पूजा पाठ के नियम हैं उनके हिसाब से अपने फेथ या अपने रिलीजन को वो प्रैक्टिस कर सकता है, और अपने धर्म की अच्छी बातें बताकर दूसरों को कन्विंस करके अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो अपने रिलीजन का, अपने फेथ का फैलाव कर सकता है। तो ये 4 तरह की आज़ादी हर व्यक्ति को भारत में दी गई है। इवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि ये फ्रीडम ये भी इंश्योर करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी रिलीजन या फेथ को नहीं मानता है तो उसे इस बात की भी आज़ादी है, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म या किसी फेथ, अगर उसकी कॉन्शियंस, उसकी अंतरात्मा किसी धर्म, किसी आस्था को नहीं मानती है तो वो ना माने, इस बात की उसे पूरी आज़ादी है। अब आर्टिकल 25 में 2 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2। क्लॉज 1 जो है वो इस फ्रीडम के ऊपर, देखिए ये जो फ्रीडम है ये एब्सोल्यूट नहीं है, अगर ये एब्सोल्यूट नहीं है तो इस पे कुछ रोक टोक है, तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्लॉज 1 में गिवन है। तो क्लॉज 1 कहता है ऑल दिस फ्रीडम्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। क्लॉज 1 ये कहता है कि हर व्यक्ति को ये बराबर का अधिकार, हर व्यक्ति को ये बराबर अधिकार दी गई है कि वो फ्री है अपने कॉन्शियंस यानी अपने अंतःकरण के हिसाब से अपनी आस्था चुनने के लिए, उसे अधिकार है समाज में उसे डिक्लेयर यानी बताने के लिए, उसे प्रैक्टिस करने की, उसे प्रोपोगेट करने की। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति अपने इन फ्रीडम्स को यूटिलाइज या एक्सरसाइज करे, वो इस बात का ध्यान रखे कि वो पब्लिक ऑर्डर को वायलेट नहीं कर सकता, वो मोरालिटी को ब्रीच नहीं कर सकता, वो खुद का हेल्थ या बाकी इंडिविजुअल्स का हेल्थ डिटेरियोरेट या हार्म नहीं कर सकता, और वो व्यक्ति अपने इन राइट्स, इन फ्रीडम को यूटिलाइज करते समय वो किसी भी व्यक्ति के पार्ट 3 यानी इस प्रोविज़न के अलावा, यानी आर्टिकल 25 के अलावा पार्ट 3 में जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो किसी के वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं कर सकता। सो ये है क्लॉज 1। अब वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी पब्लिक, आपकी ऐसी क्या हरकतें हो सकती हैं जो पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करती हैं, ये आर्टिकल 19 में मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसी 5-6 ग्राउंड्स मैंने बताई हैं। अगर कोई व्यक्ति उन 5-6 ग्राउंड्स की कोई एक्टिविटी करता है तो वो वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर होगी। अब मैं क्लॉज 2 पे आता हूँ। क्लॉज 2 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। क्लॉज 2 ये कहता है कि आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम दी गई है उसकी कोई भी बात एग्जिस्टिंग लॉ पे अप्लाई नहीं होगी, या फिर अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो अप्लाई नहीं होगी।
तो वर्तमान की लॉ या पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है किसके लिए? सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी के लिए। तो अगर सब क्लॉज 2 में जो सब क्लॉज ए और बी है, अगर उनके लिए कोई कानून है या पार्लियामेंट कानून बनाती है तो आर्टिकल 25 उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, उसको आर्टिकल 25 की कोई भी बात रोक नहीं सकती। सब क्लॉज ये कहता है रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। यानी कि सब क्लॉज ये पार्लियामेंट को या स्टेट को ये पावर देती है कि वो कोई लॉ के तहत किसी भी रिलीजन के जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनसे जुड़ी जो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या अदर सेकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको रिस्ट्रिक्ट या रेगुलेट कर सकती है। मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, इंसान दो तरह की एक्टिविटी करता है, एक होता है सेकुलर, एक होता है नॉन सेकुलर एक्टिविटी। नॉन सेकुलर का मतलब है जो आपके वर्शिप से, आपके फेथ, आपके रिचुअल से जुड़ा है। तो जो भी एक्टिविटीज आपके रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़े हैं वो आपके सेकुलर एक्टिविटीज़ हैं। सरकार आपके रिलीजियस प्रैक्टिस को नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकती, यानी जो भी आप पूजा पाठ, आपके रिचुअल्स हैं, आपका वर्शिप, फेथ, आपकी प्रैक्टिस है, उसकी आपको फ्रीडम है। लेकिन इन एक्टिविटीज़ से जुड़े जो सेकुलर एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, अगर मान लीजिए कोई रिलीजियस ट्रस्ट है या कोई टेम्पल प्रेमाइस है, वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वहाँ जो फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या किसी और तरह का सेकुलर अफेयर है ऐसा जो पूजा पाठ से हट के है, ठीक है, उनके रिचुअल से हट के है, तो उन एक्टिविटीज़ को पब्लिक इंटरेस्ट में या लोगों के हित में सरकार रिस्ट्रिक्ट या रेगुलेट कर सकती है। इस बात की पावर है। यानी कि जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन हो, ट्रस्ट हो या कोई भी हो, उसकी भी फ्रीडम एब्सोल्यूट। आपके वर्शिप तक, आपके फेथ, आपके प्रैक्टिस, आपके रिचुअल्स तक आपको फ्रीडम है। लेकिन अगर उसके बाहर की जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करें, यानी कि आप ये कह दें कि ये आपको इस टेम्पल में अगर वर्शिप करना है तो आपको 10,000 रुपये चंदा देना होगा। नो, ये पब्लिक इंटरेस्ट का वायलेशन है। आप लोगों को उस मंदिर में जाके वर्शिप करने से इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो इस तरह के जो भी गवर्नमेंट को लगता है कि गलत इकोनॉमिक या गलत फाइनेंशियल एक्टिविटी, गलत पॉलिटिकल डेवलपमेंट या अफेयर्स हो रहे हैं, तो उन सारे चीज़ों पे रोक लगा सकती है या उन्हें रेगुलेट कर सकती है। सब क्लॉज भी कहता है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदूज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। पहले यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, इसको समझिए। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर मतलब हिंदू धर्म की जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं। अब हिंदू धर्म के पब्लिक कैरेक्टर का मतलब है सार्वजनिक, जो सबके लिए हो, सभी जन के लिए हो। तो हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, फॉर एग्जांपल भारत में कोई भी हिंदू टेम्पल, तो जो भी हिंदू टेम्पल है अगर वो सभी जन के लिए है तो उस टेम्पल में आप किसी पर्टिकुलर समुदाय या क्लास ऑफ हिंदूज को जाने से रोक नहीं सकते। तो सब क्लॉज भी कहता है कि अगर हिंदू धर्म के जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, अगर वहाँ पे किसी क्लास या सेक्शन ऑफ हिंदूज को जाने से रोका जाएगा तो पार्लियामेंट या स्टेट कानून बना के इसे निरस्त कर सकती है। इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस नहीं हो सकते। अगर कोई सार्वजनिक संस्था है तो उसमें हिंदू धर्म के सभी वर्ग के लोग जाएंगे, किसी को रोका नहीं जा सकता। और दूसरा ये कहता है कि सरकार हिंदू धर्म के जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनसे जुड़ी सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए, अच्छे परिवर्तन के लिए, ठीक है, कानून बना सकती है, उनको रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सब क्लॉज बी अंडर क्लॉज 2। लेट्स मूव अहेड। ओके, सो आर्टिकल 25 में 2 एक्सप्लेनेशन गिवन है, ठीक है, ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना हो। ठीक है,
कि पहला देखिए, जब जो एक्सप्लेनेशन 2 है उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है, अगर कोई ये बोले कि भाई अब आपने बोल दिया हिंदू रिलीजन या हिंदू इंस्टीट्यूशन, तो हिंदू रिलीजन में कौन कौन सी कम्युनिटी आती हैं, या जब आप कहते हैं कि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें किन कम्युनिटीज़ के टेम्पल्स या उनके मतलब इंस्टीट्यूट्स आएंगे। तो इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशंस डाले गए हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो ये एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो कवर करता है वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। डीम्ड का मतलब होता है कंसिडर करना, यानी कि सिख रिलीजन में, ठीक है, सिख धर्म में वो जब भी अपना रिलीजियस प्रोसेशन या जब भी अपना वर्शिप करते हैं उस वक्त वो अपने साथ जो अपना कृपान रखते हैं, ये उनका रिलीजियस प्रोफेशन है, मतलब ये उनके वर्शिप यानी कि अपने धर्म को व्यक्त करने का एक तरीका है। मतलब जब वो समाज में अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं उस वक्त कृपान रखना उनका हक है, या कृपान रखना उनकी एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि इन सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2, यानी क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में जो हिंदू वर्ड की बात हुई है, तो वो हिंदूज़ वर्ड है या हिंदू रिलीजन की जो बात हुई है उसमें वो सभी व्यक्ति आते हैं जो सिख रिलीजन को बिलोंग करते हैं, यानी सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, चाहे जैना या जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या फिर वो बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करते हैं। तो सिख, जैना यानी जैन, बुद्धिस्ट, इस सभी धर्म के लोग हिंदूज़ के वर्ड में कवर होते हैं। और फिर कहता है कि द रेफरेंस टू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी कॉन्स्ट्रूड अकॉर्डिंगली। कॉन्स्ट्रूड का मतलब होता है कि किसी बात का अर्थ निकालना। तो ये कह रहा है कि उसी तरह जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है इसका भी अर्थ वैसे ही निकाला जाएगा। यानी कि जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सिख के सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कवर होते हैं, जो हमारे जैना यानी जैन धर्म हैं उनके सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में कवर होते हैं, और बुद्धिस्ट समुदाय के लोगों की जो भी आस्था और मंदिर हैं, जो भी उनकी अपनी आस्था की जगह हैं, वो सारे चीज़ें हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में कवर होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 25। आप खुद देख लो मैंने कितना कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया है, आपको एक भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। लेट्स मूव अहेड। आर्टिकल 26, मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में कहा था कि आर्टिकल 26 जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में बात करता है कि उनको फ्रीडम देता है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 26 को मैं पढ़ाऊँ उससे पहले ये देखते हैं कि रिलीजियस डिनोमिनेशन का क्या मतलब होता है। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन को बोलते हैं हिंदी में धार्मिक समूह। ओके, अब इसका टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, a group of people who belong to a particular religion and they have their own rituals and unique practices and custom and they have a unique name or a particular name. For example, आर्य समाज। आर्य समाज लोगों की एक ऐसी समुदाय है जो हिंदू धर्म के अंदर आती है। आर्य समाज की अपनी रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, चाहे शादी में जो उनके रीति रिवाज हैं, ठीक है, या उनके पूजा पाठ के जो रीति रिवाज हैं वो थोड़े अलग हैं हिंदू धर्म के अंदर, ठीक है। तो ये हिंदू धर्म के अंदर ही एक लोगों का समूह है जिनके रिचुअल्स प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं, प्लस इनका एक यूनिक नाम है, और यूनिक नाम क्या है? आर्य समाज। तो आर्य समाज एक रिलीजियस डिनोमिनेशन हुआ। इसी तरह से जो भी धर्म है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, उन धर्मों में भी अगर कोई ऐसा समूह निकलता है जिसके अपने अलग प्रैक्टिसेस हों और वो अपने आप को कोई नाम देते हैं और फिर दे विल बी आइडेंटिफाइड एज ए रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 26 को। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि आपको अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने की स्वतंत्रता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। वहाँ पे आर्टिकल 25 में जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज थे हर व्यक्ति पे वो थे कि वो पब्लिक ऑर्डर वायलेट नहीं कर सकता, मोरालिटी ब्रीच नहीं कर सकता, खुद का या किसी और का हेल्थ ख़राब नहीं कर सकता, और आर्टिकल 25 के अलावा कोई और फंडामेंटल राइट किसी व्यक्ति का वायलेट नहीं कर सकता। यहाँ पे जो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 3 हैं।
यानी कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन स्वतंत्र है अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने के लिए, लेकिन वो करते समय वो पब्लिक ऑर्डर को वायलेट नहीं कर सकते, वो मोरालिटी को ब्रीच नहीं कर सकते, और वो अपने समुदाय के लोग या बाकी लोगों की हेल्थ को ख़राब नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि अगर इन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए क्या फ्रीडम गिवन है, वो है एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन या ऐसे जो भी समूह हैं शैल हैव द राइट, उनके पास ये अधिकार है, मैंडेटरी अधिकार है, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेस। यानी वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, यानी उसे बना सकते हैं, मेंटेन यानी चलाना, एडमिनिस्टर करना, फॉर रिलीजियस धार्मिक या चैरिटेबल दान दक्षिणा के लिए, ठीक है, फॉर बेटर गुड ऑफ सोसाइटी। सब क्लॉज बी कहता है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। अपने धर्म से जुड़े जो भी उनके रिलीजियस अफेयर्स हैं उसको मैनेज करने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जो उन्हें ठीक लगता है अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। सी कहता है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड ई मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि वो मूवेबल और ई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उन्हें रख सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी दो तरह की होती हैं। मूवेबल में वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं जिन्हें हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, ओके, व्हीकल्स, ओके। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे ज़रूरत पड़ने पे ले जाई जा सकती हैं, वो मूवेबल होती हैं। ई मूवेबल का मतलब है लैंड, ज़मीन तो आप एक जगह से दूसरी जगह ले आ नहीं सकते हैं। बिल्डिंग्स, जो रिलीजियस बिल्डिंग या इंस्टीट्यूशन आपने बना दिया, अब उसको उखाड़ के थोड़ी ना ले जाएंगे। तो ई मूवेबल प्रॉपर्टी, और जो भी ई मूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल है आप उसे खरीद सकते हैं, ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, ओके, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इन सारी बातों की आज़ादी है। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, लेकिन क्लॉज डी ये कहता है कि आप जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर करो, ओन करो, उनको जब आप मेंटेन और एडमिनिस्टर करोगे तो वो संविधान और कानून के नियमों के हिसाब से उसके दायरे में होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो भी प्रॉपर्टी ओन या एक्वायर कर रहे हैं वो नियम कानून तोड़ के कर सकते हैं, नहीं। जो भी उस लैंड एक्विजिशन की जो भी कानून है, जो भी उसकी कोर्ट में, तहसील में रजिस्ट्री होनी है, जो भी मतलब कानून कहता है उस प्रॉपर्टी को एक्वायर और मेंटेन या एडमिनिस्टर करने के लिए, वो सारे नियम कानून आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को, व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, टू रिलीजियस डिनोमिनेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 25 एंड 26। इस लेक्चर के बाद आर्टिकल 27 और 28 भी मैं अपलोड करूँगा, और जैसे ही 27, 28 आता है आपके जो राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है ये कंप्लीट हो जाएंगे। सो फॉर टाइम बीइंग दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।